गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लास यानी पार्ट 12 में एकाएकी यानी फलन के जितने भाग होते हैं यानी फलन के 8 भाग उनका आपने अध्ययन किया था। इसके बाद इसमें जो पार्ट 8 जो फलन के होते हैं उसमें जो पहला और दूसरा यानी एकाएकी फलन और बहुएक फलन कि आप लोगों ने परिभाषा भी देख लिया था। इसके बाद आज हमारे पास जो 6 फलन बचे हैं इनकी भी परिभाषा हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। तो हमारे पास जो आता है आच्छादक, आच्छादक और अंताक्षेपी, इनको साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि हमने जब एकाएकी और बहुएक को पढ़ा था साथ साथ तो हमने क्या बताया था एकाएकी में, और इधर हमने बहुएक लिखा होगा। एकाएकी फलन और बहुएक फलन में हमने क्या बताया होगा आपको? हमने बच्चे ये बताया होगा कि एकाएकी फलन में f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 की। इतना बेटा हम करते हैं, फिर इतना करने के बाद इससे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो एकाएकी कह देते हैं, और सेम उसी प्रोसेस से इसमें हम गुजरते हैं। यही एकाएकी के लिए, यही बहुएक के लिए करते हैं, पर बराबर आ जाता है तो हमारा एकाएकी हो जाता है, और x1 बराबर x2 नहीं आता है, बराबर नहीं आता है तो बहुएक हो जाता है। तो एकाएकी और बहुएक के लिए अलग अलग से सॉल्व यानी सॉल्व नहीं करते हैं, बस अगर एकाएकी नहीं होगा तो वो बहुएक होगा, अगर बहुएक होगा तो वो एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार हम लोग आच्छादक को करेंगे। किसको करेंगे? आच्छादक को। आच्छादक फलन को करेंगे, और अगर आच्छादक नहीं होगा तो अंताक्षेपी होगा। क्या होगा बच्चे? अगर आच्छादक नहीं होगा तो अंताक्षेपी होगा, यदि अंताक्षेपी नहीं होगा तो आच्छादक होगा। कल हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी, आज इसकी हम आच्छादक और अंताक्षेपी की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, चलते हैं। एकाएकी तो हमने पढ़ाई दिया था, बहुएक की तो हमने पढ़ाई दिया था। अब बेटा हमारा जो बारी आती है आच्छादक और अंताक्षेपी की, इनको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये परिभाषा रही है अंताक्षेपी की, और ये परिभाषा रही आच्छादक की। तो सबसे पहले हम आच्छादक की परिभाषा जानते हैं। आच्छादक की हम 3 परिभाषा देते हैं बेटा, क्योंकि जब परिभाषा ये ना लगे तो बेटा कहीं कहीं ये वाली परिभाषा लगती है, क्योंकि लग तो सब जगह यही परिभाषा लगती, सब जगह परिभाषा यही है, पर बेटा समझने में आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आच्छादक को हमने 3 तरीके से परिभाषा दी है। एक परिभाषा ये भी है, दूसरी परिभाषा में 3 स्टेप आपको करने पड़ते हैं, ये दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा ये बेटा है कि परिसर और सहप्रांत यदि बराबर आ जाते हैं तो हमारी आच्छादक होगी। ठीक है, फिर इसके आगे हमारा जो अंताक्षेपी होता है, अंताक्षेपी में भी एक हमारी ये पहली परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है, ये तीसरी परिभाषा है। तो हम अब बारी बारी से आपको हम पढ़ के बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आच्छादक में, आच्छादक में कह रहा है यदि सहप्रांत, यानी सहप्रांत किसे कहते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो पहला होता है वो हमारा प्रांत होता है, उसे हम कुछ भी बोल सकते हो, नाम ए भी समुच्चय दे सकते हो, समुच्चय बी भी नाम दे सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। और समुच्चय एक आपका बी होता है, उसे सह प्रांत बोला जाता है, जिसका नाम हम बी से दे सकते हैं। ए से बी में जब फलन होता है तब बोला जाता है ए से बी फलन। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है
यदि कह रहा है सह प्रांत, सह प्रांत मतलब दूसरे वाले समुच्चय की बात कर रहा है, का प्रत्येक अवयव मतलब जितने अवयव हैं, प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी ना किसी, बेटा यहां एक चीज छूट गई है उसको लिख लेना, प्रत्येक अवयव, यहां पे छूट गया है प्रांत, क्या लिखना छूट गया है, प्रांत, प्रांत लिख लेना। तो क्या लिखा है, यदि सह प्रांत, सह प्रांत मतलब इसकी बात कर रहा है बी का प्रत्येक अवयव, यानी सह प्रांत बी का यानी प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जितना यहाँ अवयव होगा वो कि इसके किसी ना किसी अवयव का प्रांत ये होना प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ बेटे बात आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है बच्चे, चलो फिर से हम बता देते हैं। आच्छादक फलन कह रहा है यदि सह प्रांत, सह प्रांत मतलब इसमें जो बी है इसकी बात की जा रही है, इसमें जितने अवयव हैं वो सभी अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत मतलब इसकी बात कर रहा है प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जितने इसमें प्रतिबिंब है इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब इधर जरूर होना चाहिए, इधर कोई छूटना नहीं चाहिए अवयव, ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो बेटा इसको कहते हैं आच्छादक। अगर कोई छूट जाता है तो वो फिर आ जाता है अंताक्षेपी में। अंताक्षेपी की परिभाषा क्या है, वो कहता है यदि, क्या कहता है, यदि सह प्रांत, सह प्रांत ये बी, सह प्रांत बी मतलब चाहे सह प्रांत कहो या बी, हम दोनों को नाम लिख दिए हैं, सह प्रांत बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए, कम से कम एक, इसमें एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो प्रांत ए में किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यहाँ प्रतिबिंब ऐसा अवयव हो कि जो प्रतिबिंब ना हो, पर यहाँ कह रहा ऐसा कोई अवयव ना हो जो इसके साथ प्रतिबिंब न बनाता हो। समझ बात आ गई बेटा। तो इसकी बात बस इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें जितने हैं ये किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें कम से कम एक अवयव छूटना चाहिए, कम से कम एक अवयव छूटना चाहिए। ये हो गई पहली परिभाषा, ये हो गई दूसरी परिभाषा, ठीक है। यानी पहली परिभाषा हो गई आच्छादक की और दूसरी परिभाषा हो गई अंताक्षेपी की। अब बेटे हम ये दूसरी परिभाषा भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो बिल्कुल सेम है, थर्ड स्टेप भी बिल्कुल सेम है, पर इसमें कह रहा है यक्स के मान प्रांत में मिलते हैं तो आच्छादक होगा, और इसमें लिखा है यक्स के मान वही लिखा है, यहाँ मिलते हैं यहाँ नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो आच्छादक होगा, यहाँ अंताक्षेपी होगा, ठीक है। तीसरी परिभाषा हमारे पास है परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होने चाहिए, और यहाँ लिखा है परिसर और सहप्रांत बराबर यहाँ होने चाहिए और यहाँ नहीं होने चाहिए। ये तीन परिभाषा मतलब हर यानी आच्छादक के भी और अंताक्षेपी की तीन तीन परिभाषा दी है। इनको बेटे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं बेटे। तो बच्चे हमारे पास ही पहला क्वेश्चन ये ले लिया है, इस क्वेश्चन की मदद से दोनों परिभाषाओं को हम समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है यदि ए, समुच्चय ए आपका ये है, समुच्चय बी आपका ये है। अब कह रहा है ए से बी में जो फलन है वो किस प्रकार है, इस प्रकार दिया गया है, फलन आपका 2x है, और जो ये x है वो x कहाँ से आएंगे, वो सभी, ये सभी का चिन्ह बना है, सभी x कहाँ से आएंगे, समुच्चय ए से आएंगे। ये बात इतना सवाल कह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास एक समुच्चय ए है, हम समुच्चय ए बना लेंगे, उसमें हम अवयवों को डाल देंगे, उसमें एक है, दूसरा 2 है, तीसरा अवयव 3 है, इसके बाद एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय क्या है, एक है, 2 है, 4 है, 6 है, 16 है। इसके बाद इसका नाम बी दिया जा रहा है, पर इसमें कह रहा ए से बी आपका फलन है, यानी ए से बी हमारा फंक्शन है। अब हम ए को कहते हैं प्रांत, ठीक है।
और जो हमारा ये होता है इसे बोलते हैं सह प्रांत। इंग्लिश में इसे प्रांत कहते हैं, सॉरी डोमेन कहते हैं, और बी को सह प्रांत यानी कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब, एक का इमेज प्रतिबिंब क्या होगा, दो का प्रतिबिंब क्या होगा, तीन का प्रतिबिंब। कहने का मतलब प्रतिबिंब का मीनिंग ये है कि इसकी परछाई किसके पास मिलेगी यानी जाकर। ठीक है, तो देखते हैं, वो बताएगा एफ एक्स। एफ एक्स हमारा बताएगा 2x। अगर यक्स के स्थान पर एक रख दें, यक्स के स्थान पर एक रख दें, बीच में इंटू होगा, तो दो एकम दो, यानी एक रखेंगे तो एक का कनेक्शन दो होगा, यानी एक की परछाई दो बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा दो का प्रतिबिंब है, दो का प्रतिबिंब देखना है तो यहाँ यक्स था, यक्स के स्थान पे दो रखो, तो दो की परछाई कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार, तो दो की परछाई चार हो गई। इसी प्रकार हम तीन को देखेंगे, तीन की परछाई देखेंगे तो तीन यहां रख दिया जाएगा, जहां जहां एक्स था वहां पर थ्री रख दिया गया, तो तीन दूनी छः, यानी तीन की पर छः हो गई। इस प्रकार बेटे हम मिला दिया। मिलाने के बाद आप जान गए होंगे कि हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया, और ये हमारे सभी क्या है, सह प्रांत। इसके बाद जिनकी फोटो है, ये मतलब 2 4 6, इनको हम बोलते हैं परिसर। ये आपको पता होना चाहिए, 2 4 6। और आपका सह प्रांत कितना है, सह प्रांत आपका कितना है, एक से लेकर दो है, चार है, छः है, 16 है। ये आपका सह प्रांत है, इसको बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको भी सवाल लगाएंगे उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो समझते हैं बेटे, अब हम सवाल की परिभाषा से लेकर समझते हैं। पहली परिभाषा ये कह रहा है सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव यानी 1 2 4 6 16, इन सभी की बात की जा रही है। ए से यानी एक एक किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका एक का प्रतिबिंब किसी से नहीं है, 16 का प्रतिबिंब किसी से नहीं है। जब नहीं है तो बेटा आच्छादक नहीं होगा। ये कह रहा प्रतिबिंब होना चाहिए और यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं है, तो यहां से बेटा आच्छादक नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी बात आती, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वो कह रहा है सह प्रांत बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो प्रांत यानी इसमें ए का प्रतिबिंब, एक एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ना हो। मतलब देखो 16 इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बना है, किसी का प्रांत का किसी अवयव का प्रतिबिंब बना है, एक जो है ये किसी अवयव का प्रतिबिंब बना है, नहीं बना है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये क्या है, इसकी बात को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा अंताक्षेपी। पर आप लोग बात ये समझ रहे होगे, क्या बेटे समझ पा रहे होगे कि ये कम से कम की बात कर रहा है। कम से कम एक, कुछ बच्चे इसे समझ नहीं पा रहे होंगे तो उनको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है कम से कम एक, हम अगर अपने घर में 100 रुपये मांगते हैं तो अगर हमारे मांगने की ये परिभाषा है कि कम से कम हमें 100 रुपया चाहिए, तो उसका अर्थ ये हुआ कि 100 से हमें कम नहीं चाहिए। हमें 120 रुपये मिल जाएंगे, अति खुशी होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसी प्रकार कम से कम एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से कम हमारे पास दो हो गए, वो कह रहा एक की प्रतिबिंब ना हो, इसमें एक का नहीं होना चाहिए, कम से कम एक का। यहाँ पर हमारे पास दो का नहीं हो गया, तो बात अति खुशी वाली यहाँ पे बात आ गई कि वहाँ कहते हैं 100 मांगते हैं कम से कम, वहाँ मिल जाते हैं 120, तो खुशी वाली बात हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर एक अवयव की बात कर रहा है, यहाँ तो दो अवयव नहीं है, इनकी प्रतिबिंब नहीं बन रहे। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
अब बेटे बात आती है दूसरी ये समझाने की। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, इनको हम किस प्रकार समझाने का प्रयत्न करते हैं, ये समझने का आप लोग प्रयास करें। तो चलते हैं। देखो बच्चे, अब हम ये वाली फर्स्ट परिभाषा तो हम लोग समझ चुके हैं। अब सेकंड परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड परिभाषा मतलब इसको यहां से चलेंगे, अगर ये लागू नहीं होगी तो ये वाली लागू हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास क्या है, कहता है फर्स्ट स्टेप, कह रहा है एफ एक्स को माना जाता है वाई। वाई मान लो, हमारे पास एफ एक्स ये है। इस एफ एक्स को हम मान लेंगे वाई। जब y मान लोगे तो यहां क्या लिखेंगे, fx के स्थान पर y बराबर 2x। नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको थोड़ा सा, जगह बेटा हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम है, तो चलते हैं यहां से भी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि fx को क्या मान लिया, y मान लिया। fx को y हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है बच्चे। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड को। सेकंड कहता है x का मान निकालते हैं। तो रखो भैया, पहले ये fx लिखा है तो fx लिख दिया बराबर 2x। अब हमारे पास fx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, y। तो यहां पर हम रख देंगे y बराबर 2x। 2 आपका गुणा में है तो कहाँ है, काय में भाग में आ जाएगा, y बटे 2। ये हमारा x का मान निकल आया। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया y बटे 2। सेकेंड स्टेप कहता है x का मान निकाला जाता है। x का मान हमने निकाल लिया, ये आ गया। ये मान तीसरे स्टेप में क्या कहता है, जो x का मान है सभी प्रांत में मिलना चाहिए। तो हम करते हैं भैया, मिलेगा, देखें भैया कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है उसकी हम जांच करते हैं। तो x बराबर y बटे 2। तो हम क्या करते हैं, y के स्थान पर क्या रख दें, y का मान कितना है, y के स्थान, y का मतलब क्या है, ये आपका x होता है और ये आपका y बोलते हैं इसे। ये जितने सब इसके अंदर भरे हैं ये आपके y हैं, ये सभी आपके क्या है, x हैं। तो हम y बराबर अब की बार पहले 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2। तो लो भैया, तो y के स्थान पर आप लिखोगे 2 बटे 2। 2 का भाग 2 में दोगे आपका 1 आएगा। x बराबर 1। x वाले में 1 पाया जा रहा है, हाँ जनाब पाया जा रहा है। फिर इसके बाद y का मान हम 4 ले लेते हैं। y का मान यहां पर हमने लिया था y बराबर 2 लिया था। अब की बार y बराबर 4 ले लेते हैं। 4 ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा, x बराबर y के स्थान पे लिखेंगे 4 बटे लिखा है 2। 2 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी x का मान आया 2। x का मान आया 2। ये कहता है x के सभी मान कहाँ, x के सभी मान प्रांत में मिलते हैं। तो प्रांत भैया हमारे पास ये है, तो x का मान 2 मतलब प्रांत में है कि नहीं है, मतलब x का मान 2 भी मिला। इसके बाद इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब की बार y बराबर हम क्या ले लें, 6 ले लें। y बराबर 6 ले लेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या है, x का मान क्या निकला है, x बराबर y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 6 बटे 2। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। 3 भी मिल गया। यानी अभी तक तो हमारी बात को ये फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है सभी मान x के निकालो। अभी बाकी रह गया y बराबर 16 पर और y बराबर 1 पर। तो y बराबर 16 ले लो अब की बार। तो y बराबर 16 ले लो भैया। तो x बराबर y लिखा है, y के स्थान पे क्या लिखोगे, 16 बटे 2 लिखा है, 2 लिखो। 2 से भाग करेंगे 8। तो x का मान आया 8। x के स्थान पे देखो, x में कहीं भी 8 आ रहा है, ये 8 नहीं आ रहा है। x बराबर 8 नहीं आ रहा है। यानी सभी मान, x के सभी मान प्रांत में मिलने चाहिए और ये x के मान इसमें नहीं मिल रहा है। यानी नहीं मिल रहा है मतलब ये अच्छा अंताक्षेपी पे पहुंच गया।
तो नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे भैया ये क्या है, आच्छादक नहीं है, अंताक्षेपी होगा। इस प्रकार दूसरी परिभाषा से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी भी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, तो हम अब इन दोनों परिभाषाओं को हटाकर तीसरी परिभाषा को समझाने का प्रयत्न करते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमारे पास अब तीसरी परिभाषा आ जाती है। तीसरी परिभाषा क्या है? थर्ड परिभाषा ये है कि अगर बराबर आ जाता है तो बराबर नहीं आता है तो अंताक्षेपी हो जाएगा। और उसकी थर्ड परिभाषा क्या होता है? परिसर बराबर होता है सहप्रांत के, तो हम इसे आच्छादक कह देते हैं। अगर दोनों बराबर हुए तो हम क्या कह देते हैं? आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम देखते हैं। तो परिसर और सहप्रांत, परिसर के स्थान पे हमने परिसर पहले ही निकाल लिया था, 2 4 6। सहप्रांत को हमने उसको भी निकाल लिया था, वो क्या है? 1 2 4 6 16। हमने बेटा अब देखो क्या ये परिसर और सहप्रांत ये आपस में तुम्हें बराबर दिख रहे हैं? बराबर बेटा होता है कब? जब एक इधर भी होता और 16 ये लिखा है 16 यहाँ भी होता, तब होता बराबर। पर बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा तो बराबर क्या होगा? अंताक्षेपी होगा। तो आपको बेटे हमने अंताक्षेपी और आच्छादक की 3 परिभाषाएं हमने लिखवाई, और तीनों परिभाषाएं हमने आपको अच्छी तरीके से बताई। ठीक है, अब बेटे हम जो जो पढ़ चुके हैं उनका पहले हम एक एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। एकाएकी पढ़ा, बहुएक पढ़ा, आच्छादक पढ़ा और अंताक्षेपी पढ़ा। इन चारों को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर उनको हम उन्हीं से 4 जो और बनते हैं उन्हीं की परिभाषाएं हम उसी से हम रिलेट करके समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये रहा एकाएकी और बहुएक। इसके बाद ये रहा आच्छादक और अंताक्षेपी। इनके बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। एकाएकी के बारे में हमने क्या पढ़ाया है? वैसे परिभाषाएं हमने तो बहुत सारी पढ़ाई हैं, मतलब 2 परिभाषाएं पढ़ाई, पर इसमें हमने प्रूफ किस तरीके से करते हैं तो हमने बताया था f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखते हैं, और रख के इनको हम करते हैं सॉल्व। दोनों को सॉल्व करते करते अगर हम x1 बराबर x2 ले आते हैं तो हमारा हो जाता है एकाएकी। सेम इसी प्रोसेस से एकाएकी को ही हम इसी को हम लिखते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 नहीं आता है, यहां बराबर आ जाता है तो एकाएकी हो जाता है, और बराबर नहीं आता है तो हम उसे बहुएक कह देते हैं। बहुएक के लिए अलग से सॉल्व नहीं करते हैं, ये हमने आपको बता चुके हैं। इसके बाद इसमें क्या बताया है? परिसर बराबर होगा सहप्रांत के, तो आपका आच्छादक कहलाएगा। और यदि परिसर बराबर नहीं होगा सहप्रांत के तो बच्चे ये अंताक्षेपी कहलाएगा। इनकी परिभाषाएं हमने ये दे चुके हैं। अब बारी आती है 4 और बचे हैं, तो बेटा उन 4 को हम लिखवाएंगे नहीं, आपको हम इसी से बता देते हैं कि हमारे पास फिफ्थ बचा कौन है? एकाएकी से हम चलते हैं, तो एकाएकी से जब चलते हैं तो एकाएकी से हमें 2 बनते हैं। एकाएकी से एक बनता है आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक, और दूसरा बनता है एकाएकी और अंताक्षेपी। तो 5वां बनेगा
एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन बनेगा। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं कि ये भी सम्मिलित हो, एकाएकी वाली भी बात सम्मिलित हो और आच्छादक वाली भी बात सम्मिलित हो। जब दोनों बातें सम्मिलित हो जाती हैं तो हम कह देते हैं एकाएकी और आच्छादक फलन। उसी प्रकार हमारा छठवां होता है एकाएकी अंताक्षेपी। एकाएकी अंताक्षेपी फलन में क्या होता है कि एकाएकी वाली बात हमें मिले और अंताक्षेपी मतलब ये वाली बात मिले। दोनों अगर ये बातें मिलती हैं तो एकाएकी और अंताक्षेपी हो जाता है। फिर इसके बाद बेटा आती है सातवीं की। सातवां हमारे पास बहुएक। बहुएक बताता है बहुएक आच्छादक, बहुएक बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक में क्या होता है, बहुएक वाली मिलेगी, आच्छादक मीन्स ये वाली, दोनों कंडीशन अगर मिलती हैं तो बहुएक आच्छादक फलन हो जाता है। उसी प्रकार आठवां होगा बहुएक अंताक्षेपी। बहुएक अंताक्षेपी मतलब ये होता है बहुएक मीन्स ये मिलना चाहिए, अंताक्षेपी मीन्स ये मिलना चाहिए। अगर ये और ये दोनों मिलती हैं, केस अगर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुएक अंताक्षेपी फलन हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा हमने सभी की परिभाषाएं लिख ली। आपको अगर परिभाषाएं लिखनी है तो आप एकाएकी आच्छादक फलन की परिभाषा लिखनी तो पहले एकाएकी की परिभाषा लिख दो, फिर आप आच्छादक की परिभाषा लिख दो, दोनों को मिक्स करके लिख दो। पहले एकाएकी और जब आच्छादक को लिखो तो उसके और तथा एकाएकी लिख दो, पहले मिला के लिखनी है तो मिला कैसे लिखो, एकाएकी लिख दो फिर तथा आच्छादक की परिभाषा लिख दो। दोनों अगर केस मिलते हैं तो आपका एकाएकी और आच्छादक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज की हमारी जो क्लास होगी यहीं पर इसको हम विराम देंगे और हम लोग कल की सभा में मिलेंगे। तो कल की सभा में जब मिलेंगे तो वहाँ पर ये जो हमारे पास 8 फलन है, 8 फलन पर ही आधारित जो हमारी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम लेकर आएंगे और आपके सामने हम रखेंगे और रखने के बाद उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को राम राम।